काउंटर इफेक्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें न्यूमेरिकल नंबर 51 आपके RHK का वॉल्यूम 2 न्यूमेरिकल नंबर 51 है। कहता है कि अ पर्टिकुलर एक्सरे फोटोन हैज वेवलेंथ ऑफ 41.6 पिकोमीटर। पिको स्टैंड फॉर 10⁻12। कैलकुलेट द फोटॉन्स एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड मोमेंटम। बेटा इसका मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ, आपने नोट कर लेना है, कर आपने खुद लेना है। और उसने आपको फोटोन की वेवलेंथ बताई है, कहता है उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम कैलकुलेट करें। तो बेटा हमने कल देखा था एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, अगर मैं एनर्जी लिखूं E इक्वल्स HF था या H न्यू था, और न्यू को क्या लिखता हूं C/λ। अब बेटा आपके पास H की वैल्यू है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। C क्या होता है 3 × 10⁸, और वेवलेंथ उसने आपको दे दी थी, हमें देखनी पड़ेगी कि वेवलेंथ कितनी थी। वेवलेंथ है 41.6 पिकोमीटर। तो 41.6 है 10⁻, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर में आ जाएगा। बेटा ये एनर्जी आ जाएगी जूल में। अगर इसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी को आप डिवाइड कर दोगे 1.6 10⁻19 में के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तो उसने एनर्जी कहा था, वो कैलकुलेट हो गई। फिर उसने इसकी फ्रीक्वेंसी कहा है। बेटा हमें पता है E किसके इक्वल है, H न्यू के इक्वल है। तो जब E यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा और H आपके पास पहले ही है, तो न्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो न्यू या फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाएगी, E/H। ठीक है, और साथ ही साथ वो इसका मोमेंटम कहता है। तो मोमेंटम कल आपको याद होगा, तो मोमेंटम क्या था, H/λ फोटोन का। H/λ C एनर्जी था, और अकेला मोमेंटम क्या था, H/λ। H की वैल्यू लिखें और लैम्डा की वैल्यू लिखें तो मोमेंटम की वैल्यू आएगी। तो बेटा ये आपने करना है। इसके बाद हम देखते हैं सैंपल प्रॉब्लम नंबर 52। कहता है दी फ्रीक्वेंसी, दी वेवलेंथ, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, दी वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन हुज एनर्जी इक्वल्स द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा वैसा ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है। कहता है कि कैसा फोटोन जिसकी एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो, उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और मोमेंटम कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले अब हमारा जो है 52 में, जो सबसे पहले हमारा काम होगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट दी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी इक्वल होती है, m0c² या mc²। तो रेस्ट मास एनर्जी m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है 9.1 10⁻31 kg होता है ना, आई थिंक इतना ही होता है। C क्या है 3 × 10⁸8 इसका स्क्वायर। तो ये जूल में आंसर आएगा। बेटा अब एनर्जी आ गई ना, जब एनर्जी आ गई तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं न्यू। इस तरह जब एनर्जी आ गई तो आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। एच वी का भी पता है आपको, सी का भी पता है, ई का आपने यहाँ से निकाल लिया, और मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। जब आपने वेवलेंथ यहाँ से निकाल ली तो मोमेंटम क्या होता है, एच और लैम्डा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप में इसमें जो चीज याद रखनी है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है। इस तरह इधर आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में 54 में कहता है दी क्वांटिटी H/mc या m0c, जिसे हम कॉम्पटाउन वेवलेंथ भी कह रहे थे कल, लैम्डा सी ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल एंड द इक्वेशन इज रिटन एज। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कल जो अभी आपने ड्राइव की थी, डेल्टा लैम्डा या चेंज इन वेवलेंथ, जिसे हम कॉम्पटाउन शिफ्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉम्पटाउन शिफ्ट। किसकी इक्वल है, H/mc या m0c, जो भी आपका दिल चाहे, 1 - cos phi। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पटाउन वेवलेंथ। क्या कहते हैं, कॉम्पटाउन वेवलेंथ।
कॉम्पटाउन वेवलेंथ मुख्तलिफ होगी अगर ये इलेक्ट्रॉन के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जाके स्कैटर करता है फोटोन, तो यहाँ पे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर ये प्रोटॉन से स्कैटर करता है तो मैस ऑफ प्रोटॉन आएगा, न्यूट्रॉन से स्कैटर करता है तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। तो ये जो कॉम्पटाउन वेवलेंथ है इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटाउन वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए, पेपर में आ भी सकती है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू लिखें, क्या होगी 6.63 10⁻34, 9.1 10⁻31 मैस, और सी क्या है 3 × 10⁸8, तो ये मीटर में आंसर आएगा, वेवलेंथ है ये। तो कहता है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एच और एम नॉट सी को ए लैम्डा सी लिखा, कॉम्पटाउन वेवलेंथ। कहता है कैलकुलेट द कॉम्पटाउन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप आसानी से कर सकते हैं, सिंपली आपने यहाँ पे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो एंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लें और प्रोटॉन के लिए भी निकाल लें। प्रोटॉन का मैस होता है 1.67 10⁻27 kg। आपको ज़बानी याद भी होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, पर आप गूगल भी कर सकते हैं। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31, मैस ऑफ प्रोटॉन है 1.67 10⁻27 kg, और मैस ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 10⁻27 kg। ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, ये मैथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये आपने लिखना है। अब उसने कहा है कि एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली वैल्यू लिख लें, प्रोटॉन के लिए तो ये वाली वैल्यू लिखें, और एच और एम नॉट सी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते जाएं। नहीं, वो मैंने बेटा थोड़ा सा म्यूट किया था। अब आ रही है आपको आवाज? इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है हाँ बी है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हुज वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटाउन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द प्रोटॉन। दोनों के लिए अलग अलग पूछा है। कहता है कि उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी जिसकी जो वेवलेंथ है कॉम्पटाउन वेवलेंथ के इक्वल हो। तो बेटा ये अगेन बड़ा सिंपल सवाल हो गया है। अगर आपने लैम्डा ई निकाल लिया है, लैम्डा सी कॉम्पटाउन वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, कहता है इतनी वेवलेंथ का अगर फोटोन आया तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो क्या होगी एच सी ओवर लैम्डा। ये जो आपने लैम्डा निकाला है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। सर जब आप प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ प्रोटॉन वाली जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा बेटा, समझ लग रही है। उसके बाद है शो दैट इन जनरल द एनर्जी ऑफ फोटोन हुज वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटाउन वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज जस्ट रेस्ट मास ऑफ अ दैट पार्टिकल। कहता है कि ये साबित करें इन जनरल दैट दी, जनरल से मुराद इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, कोई भी हो जिसके ऊपर आके फॉलो करेगा। शो दैट दी इन जनरल द एनर्जी ऑफ फोटोन हुज वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटाउन वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी कॉम्पटाउन, जिसकी वेवलेंथ कॉम्पटाउन वेवलेंथ के इक्वल हो, इज जस्ट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। वो किसके इक्वल होगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल की इक्वल होगा। तो बेटा अब इसमें तो कोई इबहाम नहीं है। कहता है कि अगर यानी मैं आपको समझाता हूँ कहना क्या जा रहा है। कहता है कि ये तो हमने कहा है ना कि जो फोटोन आ रहा है उसकी उतनी ही वेवलेंथ है जितनी कॉम्पटाउन वेवलेंथ है। और बेटा जब हम कॉम्पटाउन वेवलेंथ लेते हैं हम क्या लेते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। तो इसका मतलब है अगर उसकी वेवलेंथ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल के इक्वल है, एम नॉट लेते हैं ना, रेस्ट मास लेते हैं, तो ये अगर हमने एम नॉट लिया, रेस्ट मास लिया, तो ये जो इसकी एनर्जी बनेगी वो भी रेस्ट मास एनर्जी बनेगी एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्पटाउन वेवलेंथ क्या है, एच सी ओवर लैम्डा। कहता है कि वो पार्टिकल फोटोन जिसकी वेवलेंथ इस वेवलेंथ के इक्वल है उसकी एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी होगी, सॉरी सॉरी ये हम गलत लिख रहे हैं, लैम्डा सी है एच ओवर एम सी, सॉरी ये था, ये नहीं था, ये हमने गलत लिखा, एच ओवर एम सी
अब देखें बेटा, अगर मैं इसे ये लैम्डा सी इक्वल से एच ओवर एम सी है, तो अगर इसी लैम्डा सी को मैं कहूँ कि ये फोटोन का मोमेंटम है, किसका मोमेंटम है, इसी सॉरी फोटोन की वेवलेंथ इसी के इक्वल है, लैम्डा सी के इक्वल है, ये लैम्डा बेटा एच नहीं है, तो फिर लैम्डा आई विल बी इक्वल टू एच ओवर एम सी, यानी इसे आप लिखो लैम्डा सी, ऐसे लिखो, ठीक है। अब कहता है कि अब इसकी अगर हमें ये एनर्जी निकालनी है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती क्या बेटा, एच सी ओवर लैम्डा, लैम्डा क्या है, लैम्डा आई। अब यहाँ पे लैम्डा आई की वैल्यू लिख लो, एच सी ओवर लैम्डा आई क्या है, एच ओवर एम सी, तो बेटा इसे मैं लिख सकूंगा एच सी इंटू एम सी ओवर एच, ये एच से कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी किसकी इक्वल आएगी, एम सी स्क्वायर, जो कि क्या है, रेस्ट मैस एनर्जी, एनर्जी ऑफ टारगेट पार्टिकल। तो यही हमने साबित करना था कि अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्वांटम वेवलेंथ के इक्वल हो, तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ द टारगेट की इक्वल होगी। वो यहाँ से साबित हो गया है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपने करना है। इसके बाद है आवाज आ रही है इन सभी को? तो इसके बाद ये हो गया। उसके बाद है फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतने पिकोमीटर इंसिडेंट ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, find the wavelength of photon that is scattered at the angle of 35 degree from the incident direction, do the same if the scatter is 115 degree। बेटा बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये उसने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, यानी इंसिडेंट फोटोन स्कैटर हुआ है इलेक्ट्रॉन से, तो उसके लिए लैम्डा सी क्या होगा, एच ओवर एम सी, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला लिखना है, 1 माइनस कॉस फाई, फाई की वैल्यू दे दी है 35 डिग्री। तो बेटा ये क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसा बनेगा, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, डेल्टा लैम्डा क्वांटम वेवलेंथ क्वांटम शिफ्ट किसकी इक्वल होती है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, ये स्कैटर्ड फोटोन के लिए, इंसिडेंट फोटोन के लिए, इसे लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई भी लिख सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ज़्यादा आसान ऐसे कर सकते हैं। क्या है, एच ओवर एम सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। कहता है कि अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन से फॉर स्कैटरिंग विद फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग होती है, तो बेटा लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई विल बी इक्वल टू एच ओवर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। मैंने लिखा है पहले मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 माइनस 31 kg, 1 माइनस कॉस फाई। अब सवाल जरा देखें, सवाल एक है कि वो कॉम्पटन शिफ्ट पूछ सकता है, यानी डेल्टा लैम्डा। अब उसने कॉम्पटन शिफ्ट नहीं पूछा, उसने पूछा है हमसे कि किधर है ये वाला, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन दैट इज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ आपने निकालनी है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ उसने दी हुई है 2.17 पिकोमीटर। तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ आपने निकालनी है। तो अब आपने ये लैम्डा सी लैम्डा एस निकालना है, और ये उसने दे दिया है 2.17 पिकोमीटर 10⁻12। एच क्या होता है, 6.67 10⁻31, एम 9.1 10⁻31। इसे देख लेना बेटा, -34 है या 31 है, एच जो भी है उससे आपने उससे कर लेना। और सी क्या होता है, 3 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 35 डिग्री है, 35 है। इसी तरह ये 35 पे आपने ये लैम्डा एस निकाल लेना है। फिर वो कहता है कि इसी को आपने निकालना है
एंगल 115 डिग्री पे, तो बेटा ये आपने कर लेना। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है 56 पे देखें, कहता है कि 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रे फोटोन is quantum scattered from a free electron in aluminium block. What is the wavelength of the incident photon? कहता है कि ये एनर्जी दे दी है, याद रखना है। ये 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ, आपने करना कैसे बेटा, थोड़ा सा आपको क्लियर होना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ने दी है 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होगा, 511 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जूल में करना है तो 1.6 10⁻⁻19 पे से मल्टीप्लाई कर दूं। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो डिवाइड करना है, जब जूल में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। ये है बेटा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। और इंसिडेंट फोटोन क्या होता है, एच सी ओवर लैम्डा है, वो इसकी इक्वल होगी। तो यहाँ से आप लैम्डा आई निकाल सकते हैं, लैम्डा आई की वैल्यू निकल आएगी। एक तो उसने ये पूछा है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी निकालें, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी निकालें। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, और कितने एंगल पे जाएगा, 72 डिग्री पे। वैसा ही सवाल है ऊपर वाला। तो एच ओवर एम सी स्क्वायर, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है आपने, एम सी इंटू 1 cos फाइव की जगह फिर 72 डिग्री आना है। तो आपने लैम्डा आई आपके पास निकल आया, लैम्डा एस निकाल लेना है। और जब लैम्डा एस निकल आएगा फिर आप उसकी एनर्जी भी निकाल लेंगे, बिल्कुल वैसे ही। बेटा ये सब असाइनमेंट्स हैं, ये आपने मुझे जमा करवानी। लैम्डा आई तो आपने ऐसे निकाल लिया था ना, जब लैम्डा आई निकाल लिया तो अब लैम्डा एस भी निकाल लो। लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल है, एच ओवर एम सी 1 cos फाइव की वैल्यू उसने हमें दे दी है। यहाँ से लैम्डा एस निकाल लो, लैम्डा आई यहाँ से निकला है। जब लैम्डा एस निकल आएगा तो ई एस भी निकल आएगा। एच क्या था, एच सी ओवर लैम्डा एस, ये आ जाएगा। जैसे एच सी ओवर लैम्डा आई था, इस तरह इसकी एनर्जी जो है वो भी आप निकाल लेंगे। तो बेटा ये आपने करना है। हाँ, शो डेट डेल्टा ई ओवर ई द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन ड्यूरिंग क्वांटम कोलिजन इज गिवन बाय। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी होता है लॉस इन एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनर्जी, कितना एनर्जी का लॉस हुआ। तो फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी हमने कैलकुलेट करना है बेटा। ये भी बड़ी अच्छा सवाल बनेगा। तो हमारे पास क्या आया था, डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम सी 1 cos फाइव, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस इन एनर्जी डेल्टा ई। शुरू में एनर्जी ई आई थी, बाद में एनर्जी ई एस होगी, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी। तो शुरू वाली एनर्जी ज्यादा थी, बाद वाली कम है, तो ज्यादा में से कम को निकाल लेंगे। स्कैटरिंग के बाद कम हुई थी ना, ई आई माइनस ई एस, तो ये लॉस है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालना, डेल्टा ई ओवर ई आई क्या आएगा, ई आई माइनस ई एफ ओवर ई आई, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी। तो यानी उसने ई आई को भी ई कहा है, तो इफ द इंसिडेंट एनर्जी इज ई, तो मैं क्या लिखूंगा, ई माइनस स्कैटर्ड फोटोन की ई एस या फाइनल ओवर ई। इसकी वैल्यू अगर हमने लेनी है तो कैसे हम निकाल सकते हैं, देखें जरा। हमारे पास ये है लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, हमने इसमें से वैल्यू लेनी है ई माइनस ई एस की। तो अगर सी ओवर लैम्डा से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी बेटा, ये वाली फैक्टर जो है इसे याद रखिएगा, इस फैक्टर को, ये वाला फैक्टर है। कल से हम पीपीटी स्लाइड ही बना लेंगे कि वहां से रेज करना आसान होता है, यहाँ पे रेज करना मुश्किल होता है थोड़ा इस पे। तो इससे हम लोग क्या है, लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई इक्वल्स एच ओवर एम सी 1 cos फाइव, इसे एनर्जी बनाना है ना, तो एनर्जी होता क्या है, एच सी ओवर सॉरी ई इक्वल्स एच सी ओवर लैम्डा।
तो इसे अगर मैं डिनोमिनेटर में इसे कर लूं, एच सी पे इसे डिवाइड कर दूं दोनों साइडों को, लैम्डा एस ओवर एच सी माइनस लैम्डा आई ओवर एच सी, इधर भी एच सी पे डिवाइड करें, एम सी इंटू एच सी 1 माइनस कॉस फाइव। तो बेटा ये एच इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एच, ये अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊँ एच सी ओवर लैम्डा एस तो क्या हो जाएगा, एनर्जी 1 ओवर एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, यानी बटे में चला जाएगा ना, 1 ओवर एच सी ओवर लैम्डा एस माइनस 1 ओवर एच सी ओवर लैम्डा है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जिसे हम सिंपल ई कह रहे हैं, इक्वल्स 1 ओवर एम सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। अब बेटा अगर मैं इनका यहाँ पे एलसीएम लूँ तो ये क्या आएगा, ई माइनस ई एस ओवर ई एस इंटू ई इक्वल्स 1 ओवर एम सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। तो बेटा ये ई माइनस ई एस को हम डेल्टा ई कह रहे थे, डेल्टा ई ओवर ई ही हम लेना चाह रहे थे, अगर आपको याद हो डेल्टा ई ओवर ई हम लेना चाह रहे हैं। तो ये ई एस इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एस ओवर एम सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, ये लेंगे, ये हमारे पास आई फ्रैक्शनल चेंज इन लॉस इन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम देखते हैं बेटा इसे, तो यही वो कह रहा था कि डेल्टा ई ओवर ई इक्वल्स एच न्यू प्राइम और एम सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। बेटा यही फॉर्म बन गई है यहाँ पे, ये ई एस है ना, ई एस क्या है, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, इसी ई एस को लिखा जा सकता है, ई होता क्या है एच न्यू, तो एच इंटू न्यू स्कैटर्ड फोटोन के लिए, तो यहाँ पे एच न्यू भी लिखा जा सकता है। बेटा ये आपने साबित करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इतनी असाइनमेंट्स मेरे ख्याल में काफ़ी हैं, ये आपने सॉल्व करनी है, बाकी इंशाल्लाह बाद में करेंगे। वैसे तो ये 65 वाला भी मैं आपको करवाना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये असाइनमेंट्स काफ़ी हैं, इन्हें आज आप लोग सॉल्व करें, ये सुबह तक सबमिट करें, फिर सुबह अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर हमारे पास कोई टाइम हुआ तो सुबह हम जो इसके बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इन्हें सॉल्व करेंगे। 65 आप लोगों ने खुद करना है, यानी मैं आपको चेक करूं कि आपका का जो है इसमें क्या है, कितना एक मैकेनिज्म है जिससे आप ये करते हैं। तो 65 वाला बेटा आप खुद करेंगे और बाकी सुबह तक आप इसे करेंगे। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इससे मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ अब।